दोस्तों नमस्कार। यह देश फंडिंग से चलता है। इस देश की सरकार फंडिंग से चलती है। इस देश में चुनाव फंडिंग के आसरे ही जीते और हराए जाते हैं। तो क्या इस देश के भीतर की फंडिंग का कच्चा चिट्ठा अगर इस देश के लोगों के सामने आ जाए तो इस देश में कॉरपोरेट किस तरीके से काम करते हैं वह आपके सामने होगा? या फिर इस देश में सरकार की आर्थिक नीतियां कैसे किसी कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाती हैं वह भी आपके सामने होगा? या फिर इन दोनों से हटकर इस देश के भीतर में फंडिंग की कितनी बड़ी पूंजी और उसकी एवज में इस देश के खनिज संसाधनों से लेकर इस देश की पूंजी को कितने कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया, क्या वह सब कुछ भी इस दौर में सामने आ सकता है? मानिए या ना मानिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से शुरू हुआ मामला सिर्फ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तक थमेगा या फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जिस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है जाइए पूरी लिस्ट बनाइए और 2 हफ्ते के भीतर हमारे सामने लाकर बंद लिफाफे में दीजिए, अभी हम इस देश की जनता को नहीं बताएंगे कि किस कॉरपोरेट ने कितना दिया, तो क्या यह एक सहूलियत का रास्ता है जिससे चुनाव आयोग 2024 के चुनाव से कम उस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सौंप दे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ चुनाव आयोग, यह समझना होगा इस देश के भीतर में चीफ जस्टिस की नियुक्ति मौजूदा सरकार नहीं करती है, लेकिन इस देश में चुनाव आयुक्त कौन होगा इसकी नियुक्ति मौजूदा सरकार करती है। और इस देश में जिसके पास सारी जानकारी है वह एसबीआई भी सरकार के अधीन है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों तक तमाम बातें सुनने के बाद जब इलेक्शन कमीशन से यह कहा कि जिन्होंने भी डोनेशन दिया, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए हो, जो भी इस दौर में फंडिंग का कच्चा चिट्ठा सितंबर के महीने तक है, वह पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट को आप सौंपिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह पहला कदम है? क्योंकि उन्होंने इस दौर में साफ तौर पर एक लकीर खींच दी कि जनता को पता नहीं चलेगा, जबकि लोकतंत्र और संविधान की व्याख्या करते वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इस देश के भीतर में जनता को इस देश की राजनीति को मिलने वाली फंडिंग और सरकार द्वारा जो कॉरपोरेट को दिया जाता है उसकी पूरी जानकारी इस देश की जनता को होनी चाहिए। और संयोग से सारे तार इस दौर में फंडिंग से ही जाकर जुड़ गए हैं। तो क्या वाकई मोदी सरकार इस दौर में चुनाव आयोग से कहेगी कि 2 हफ्ते के भीतर जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है उसे आप सौंप दीजिए, उस लिस्ट की तैयारी कर लीजिए? तो इस देश के भीतर में अभी तक जो कॉरपोरेट्स के नेटवर्थ बढ़ते थे, अगर उसमें टॉप 10 या 20 कॉरपोरेट का जिक्र कर दिया जाए तो उनके नेटवर्थ 2014 से पहले इस रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ रहे थे, जबकि इस देश की जीडीपी की रफ्तार उस वक्त कहीं तेज थी। उस दौर में भारत की अपनी इकोनॉमी कहीं ज्यादा बड़ी रफ्तार से बढ़ रही थी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को मान्यता दुनिया के तमाम विकसित देश दे रहे थे। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या यह सब कुछ छुपा लिया गया और पहली बार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बैठाया, 5 जजों की बेंच, और खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसकी अगुवाई की, क्या यह मैसेज 2 दिनों के भीतर निकल चुका है कि अगर इस कच्चे चिट्ठे को सामने ले आया जाए तो इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां में एक राजनीतिक बवाल पैदा हो जाएगा? हो सकता है, यह बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ पन्ने जैसे ही आप 2014 से पहले का खोलिएगा आपको जानकर हैरत होगी कि कॉरपोरेट की ओवरऑल नेटवर्थ जो होती थी 2014 से पहले की, उसमें कुछ को आप सरकार, उस दौर की कांग्रेस की सरकार के साथ भी खड़े कर दीजिए तो भी उनके नेटवर्थ की रफ्तार जो रहती थी वो 50% के पार जाती नहीं थी।
50% कुछ की 125% तक की रफ्तार से बढ़ी जरूर है, लेकिन एवरेज निकालिएगा तो 50% और वह भी टॉप 20 कॉरपोरेट की नेटवर्थ की रफ्तार का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में यानी 2014 के बाद से इस देश के भीतर में एक जबरदस्त बदलाव आया। आप कल्पना कीजिए कि 2004 से 2014 के बीच जो भी कॉरपोरेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को कुल मिलाकर हुई वह भी 11,000 करोड़ थी, और 2014 के बाद 2023 तक जो कॉरपोरेट फंडिंग सिर्फ बीजेपी के पास आई वह भी 11,000 करोड़ से ज्यादा की थी। एक तरफ समूचे राजनीतिक दलों का खाका, दूसरी तरफ सिर्फ बीजेपी का खाका, जो उस 10 साल को अपने बूते मात करने की स्थिति में है। तो क्या राजनीतिक तौर पर फंडिंग और फंडिंग के आश्रय कॉरपोरेट का नेटवर्थ और कॉरपोरेट के नेटवर्थ के आश्रय इस देश के भीतर देश की संपत्ति को कौड़ियों के मोल हवाले करते चले जाने की परिस्थितियां और इन्हीं के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की इकोनॉमी का बढ़ते हुए दिखाना, क्या यही वो स्थिति है जो एक झटके में अगर इलेक्शन कमीशन उस पूरी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपता है और सुप्रीम कोर्ट इस देश के सामने एक एक करके हर बात को रख देती है जिससे यह पता चले कि किस कॉरपोरेट ने कितना पैसा किस रूप में दिया, तो क्या मौजूदा सरकार का समूचा कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने आ जाएगा और उसी को मौजूदा सरकार छुपाती रही है, जिसका जिक्र वो करती नहीं है। क्योंकि अडानी कांड के दौर में यानी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट जब फरवरी में आई, उसके बाद प्रधानमंत्री की खामोशी हो या सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी जो सुनवाई की तारीख हो वह भी क्यों टल गई, यह सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। जबकि एक तरफ 10 से 12 लाख करोड़ का जिक्र जो मैनिपुलेशन हो रहा था शेयर बाजार में, इतना बड़ा घपला घोटाला तो इससे पहले कभी नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री के माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। और क्या यही वो वजह है जिसका जिक्र राहुल गांधी गाहे बगाहे करते चले जाते हैं कि क्यों, कौन से रिश्ते, किस रूप में रिश्ते अडानी और मोदी के, और मोदी की खामोशी इस दौर में अडानी को बल देती है? क्या यह सवाल है? हमें लगता है आज अडानी प्रकरण से आगे निकलिए, क्योंकि जब फंडिंग का जिक्र हो रहा है तो हमारी टीम ने उस पर एक रिसर्च किया और रिसर्च के बाद इस बात की जानकारी दी कि देखिए 10 साल में अगर आप अलग अलग 10 साल में देखना शुरू करें इस देश में चुनाव को लेकर, तो 2004 से 2014 के बीच में कुल पॉलिटिकल फंडिंग 11,337 करोड़ की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी फंडिंग एक झटके में कांग्रेस के पास चली गई। उसमें 3,323 करोड़ कांग्रेस के पास जाती है, तो 2,126 करोड़ बीजेपी के पास जाती है, और उसके बाद किसी के पास 800 करोड़ गई, किसी के पास 900 करोड़ गई, किसी के पास 500 करोड़ गई, इस रूप में बढ़ती चली जाती है। यानी राजनीति का एक प्लेइंग फील्ड कॉरपोरेट फंडिंग के आश्रय बना रहा, और इसीलिए उस दौर में कभी भी कॉरपोरेट फंडिंग को लेकर वैसे सवाल नहीं उठे जो इस दौर में उठ रहे हैं। इस दौर में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो भी फंडिंग होती है उसका 72 से 80% हिस्सा अगर बीजेपी के पास चला जाता है, तो फिर इस देश के भीतर में वो पैसा देने वाले लोग कौन हैं और उसकी एवज में उन्हें क्या मिलता है, यह सवाल हर कोई जानना चाहेगा और पूछेगा। इलेक्शन कमीशन के जरिए जो एक बात बीते 5 बरस की निकल कर आई, जो उसके सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी फंडिंग का खाका रखा, अगर उसको भी एक क्षण के लिए समझे 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर और 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर, इन 5 बरस के भीतर में बीजेपी को 5,272 करोड़ रुपए फंडिंग के मिले, कांग्रेस को 952 करोड़ मिले। उसके बाद नंबर आता है वाईएसआर कांग्रेस का 330 करोड़ मिले, टीडीपी को 113 करोड़ मिले, आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ मिले, जनता दल सेकुलर को 43 करोड़ मिले, तो जनता दल यूनाइटेड को 24 करोड़ मिले, आरजेडी को 2.5 करोड़ मिले, एनसीपी को 64 करोड़ जरूर मिले, और बीजेडी जो लंबे समय से
उड़ीसा में है, उसको भी 622 करोड़ जरूर मिले। लेकिन इसका पहला मैसेज क्या है? इसका पहला मैसेज बहुत साफ है कि जो 5,272 करोड़ रुपए बीजेपी को मिलते हैं, उसमें से लगभग 70% अननोन सोर्स को दिखलाया जाता है, यानी पार्टी को नहीं पता है वो पैसा कहां से आया, किस रूप में वो पैसा आया। उससे ठीक 1 बरस पहले जो कोविड काल था, जिसमेम मिनिमम पैसा आया, उसमें भी बीजेपी के पास 1,917 करोड़ आया, और उसमें 1,161 करोड़ कहां से आया वो अननोन सोर्स दिखलाया गया। इसी अननोन सोर्स को जानने के लिए अब इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप उस लिस्ट को बंद लिफाफे में हमें सौंप दीजिए। हो सकता है बंद लिफाफा सुनकर आपके जहन में इस देश की ब्लैक मनी का भी जिक्र घूमने लगा हो। 2014 में जब पहली बार ब्लैक मनी को लेकर मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, तब भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में नाम को सौंपा जाए। और अगर याद कीजिएगा तो मनमोहन सिंह के काल में भी बंद लिफाफे में पूरी सूची ब्लैक मनी के लोगों की मांगी गई थी, लेकिन आज तक ये चीजें सामने आई नहीं। तो हो सकता है अब आपके जहन में पहला सवाल यह हो, क्या वाकई इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट फंड करते हैं और बड़ी तादाद में करते हैं, क्योंकि हजारों हजार करोड़ रुपया कोई राजनीति में क्यों फूकेगा अगर उसको लाभ नहीं हो रहा है, और लाभ हो रहा है तो उसका नेटवर्थ, जो पैसा वो फंडिंग में दे रहा है, उसकी तुलना में तकरीबन 150 गुना की रफ्तार से कैसे बढ़ जाता है। इस देश के टॉप 20 कंपनीज को लीजिए और फिर उनके नेटवर्थ का आकलन कीजिए कि 2014 से पहले उनकी कौन सी स्थिति थी और 2014 से 2023 के बीच में वो कहां खड़े हैं। और अगर इनके जरिए इनको डिवाइड कर दिया जाए कि आपने इतना पैसा दिया होगा, एक हाइपोथेटिकल तरीके से, लिस्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उस नजरिए से भी कर दिया जाए तो भी हैरत में होंगे। जितना पैसा पॉलिटिकल फंडिंग का पॉलिटिकल पार्टीज के पास आया, उससे लगभग 100 गुना ज्यादा रफ्तार से अगर नेटवर्थ बढ़ रहा है उन कंपनियों का, तो इसके मतलब क्या है? हमें लगता है इसके लिए आज एक नाम और जोड़ना चाहिए, पीएम केयर्स का। पीएम केयर्स में देने वाली कंपनियां जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ दे रही थी, वो कौन सी कंपनी थी, और उन कंपनियों में इतना पैसा देने के बाद भी उनके अपने नेटवर्थ में इजाफा कैसे होता है, सरकार की तरफ से उस दौर में और अभी तक उन्हें क्या क्या सुविधा रियायत मिल रही है। सवाल कॉरपोरेट टैक्स की कमी का नहीं है, जिसके जरिए इस देश को 1,40,000 करोड़ का झटका लगा, बिल्कुल नहीं है। सवाल तो यह है कि जिन बातों की जानकारी इस देश को लोगों को है ही नहीं, और यह जो रोटेशन है, पूरा मनी रोटेशन यानी मनी ट्रेल जो है, सामान्य तौर पर हम आप जानने लगे हैं इस दौर में कि ईडी का काम मनी ट्रेल को पकड़ना होता है, और तभी वह अदालतों में मामला टिक पाता है कि मनी ट्रेल आपने पकड़ लिया। और 338 करोड़ जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी को लेकर शराब घोटाले में जिस रकम का जिक्र हुआ, तो वहां पर ईडी को कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के भीतर, हां हमें मनी ट्रेल मिली है। तो इस देश को जानने का हक क्यों नहीं है कि जो मनी ट्रेल कॉरपोरेट के जरिए फंडिंग के लिए निकलता है और उस फंडिंग को पाने के बाद सत्ता जो उनकी रियायत और राहत का रास्ता बनाती है, और इसके जरिए उस कंपनी को जो लाभ होता है, वो कंपनी आने वाले वक्त में कैसे दूसरी जगहों पर अपने बिजनेस को फैलाती है और फिर उसको रोटेट कराती है। यह जो पूरी साइकिल है जिसमें ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग सभी का समावेश होता है, इसकी जानकारी इस देश को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो क्या पहले राउंड में यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की ईमानदारी का इम्तिहान है? क्या यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया, और इलेक्शन कमीशन के सामने मुश्किल यह है कि आखिर खुद उनके लोगों की नियुक्ति तो सरकार करती है, और वो सरकार से आज्ञा बिना लिए कैसे काम कर सकती है? और इस दायरे में अभी एसबीआई को नहीं लिया गया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के जरिए ही बिकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो सीधे
एसबीआई से मांग सकता था पूरी रिपोर्ट, रिजर्व बैंक को कह सकता था पूरी रिपोर्ट दीजिए 2018 के बाद किस किस को कितना, किस किस ने बॉन्ड लिया और किस किस ने दिया है किसको, क्योंकि उसमें तो जिक्र होता है ये बॉन्ड इसके नाम पर हम खरीद रहे हैं, उसमें पार्टी का नाम लिखना पड़ता है। बहुत छोटी रकम है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी जब सत्ता में होती है तो वह भी अपने राज्य में जो उसके हक में आता है वहां पर वो राहत रियायत उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उस कॉरपोरेट को देती जरूर है, क्योंकि कोई भी मुफ्त में इस देश की राजनीति में पैसा तो लगाना नहीं चाहेगा अगर उसकी एवज में उसे कुछ मिल नहीं पा रहा है। वह यह सोचकर तो पैसा दान नहीं देगा कि लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी लौट आएगी, अब नफरत की बात नहीं होगी, अब संविधान के जरिए देश चलेगा, रूल ऑफ लॉ होगा, पार्लियामेंट अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहा मान लेगी। बड़े मुश्किल सवाल है ये सभी, खास तौर से तब जब इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर इस देश के गैर बीजेपी शासित राज्य सीधे केंद्र से टकरा रहे हों, तो वाकई इस देश में कोई दान दक्षिणा उस लोकतंत्र की खातिर देगा जिस लोकतंत्र के भीतर चुनाव के वक्त ही सबसे ज्यादा पैसा दिया लिया जाता है। और इसका खुला आरोप इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे लगाती है, और प्राइवेट तौर पर चाहे वो एडीआर हो या इलेक्शन वॉच अपनी रिपोर्ट में जिक्र करता है, और इलेक्शन कमीशन भी ये कहने से नहीं कतराता है कि देखिए हमने इतना रुपया, कहीं 40 लाख कहीं 70 लाख का जिक्र किया था एक उम्मीदवार खर्च करेगा, लेकिन यहां तो उससे करीब कितने गुने ये बोल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर 70 लाख को आप 7 करोड़ कहेंगे प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी तो हो सकता है वह भी कम पड़ जाए, जिसका जिक्र इस दौर में भूपेश बघेल खुलकर कह रहे हैं कि दरअसल मिनिमम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर जितना पैसा ला के फूंका जा रहा है वह 10 गुना नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा का है। यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है इस देश के भीतर में कि जो फंडिंग का पूरा खेल है वो ब्लैक मनी पर टिका हुआ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग पर टिका हुआ है, वो हवाला पर टिका हुआ है, वो संयोग से इन सारी चीजों को लेकर इस देश की उस इकोनॉमिक पॉलिसी से जाकर टिक गया है जिसके जरिए इस देश के उन कॉरपोरेट्स को राहत रियायत मिले जो फंडिंग कर रही हो। क्योंकि एक डाटा हमारे टीम ने और भी निकाला और इस बात की जानकारी उन्होंने बताई कि देखिए इतनी बड़ी तादाद में अज्ञात सोर्स से जो पैसा आता है, अननोन सोर्स से 6 साल में बीजेपी ने दिखलाया कि उसके पास 10,122 करोड़ रुपए अननोन सोर्स से पैसे आ गए। वो कुछ नहीं कर सकता था, उसके पास कोई जानकारी नहीं। क्या यह संभव है? 10,000 करोड़ रुपए अननोन सोर्स से बीजेपी के पास आ गए। कांग्रेस ने भी कहा 1,547 करोड़ हमारे पास भी आ गए। ममता बनर्जी ने भी कहा 823 करोड़ हमारे पास भी आ गए। नवीन पटनायक ने भी कहा हमारे पास भी 622 करोड़ आ गए। स्टालिन ने भी कहा 431 करोड़ आ गए, और केसीआर उन्होंने भी कहा 431 करोड़ हमारे पास भी आ गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी कहा 183 करोड़ हमारे पास भी आ गए। पैमाना देखिए, हर की ताकत समझिए, हर की ताकत फंडिंग को पाने की और फंडिंग की एवज में राहत रियायत देने की कितनी बड़ी हो सकती है, उसका अंदाजा इसी से लग जाता है क्यों कांग्रेस की तुलना में कॉरपोरेट की नजर में 10 गुना ज्यादा ताकतवर इस दौर में मोदी सत्ता है। क्योंकि उसके पास 1,000 करोड़ रुपया अज्ञात सोर्स से आता है 6 बरस में, तो बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपया आ जाता है। यह कौन सी परिस्थिति है इस देश के भीतर में? क्या इस पर उंगली रख दी गई है? क्या वाकई 2 हफ्ते के भीतर इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट दे देगी? क्योंकि इस देश के भीतर सेबी फेल हो जाती है अडानीज पर रिपोर्ट देने में, वक्त दर वक्त लगते चला जाता है और उसके बाद भी बहुत चीजें अधूरी हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर पाता है। इस देश के भीतर में सीबीआई रिपोर्ट देने में बहुत देर कर देती है, ईडी रिपोर्ट देने में देर कर देती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देर करेगा? और खास तौर से चुनाव के वक्त में वह तो सीधे कह सकता है हम चुनाव कराने में व्यस्त थे, 2 हफ्ते रुक जाइए, आपको यही जवाब मिलेगा। कोई बंद लिफाफा आपको दिखाई नहीं देगा। और इंतजार कीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम वो लिफाफा तो आ जाए। और मजेदार बात यह है कि हर चुनाव के वक्त
इलेक्ट्रल बॉन्ड की दुकान खुल जाती और संयोग है कि इन 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले अभी तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की दुकान नहीं खुली है। वो जैसे ही खुलेगी एक झटके में उसकी शुरुआत ही 1000 करोड़ से ऊपर से होने लगती है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन क्या इसका मतलब यह है इसलिए बॉन्ड की रफ्तार इस दौर में कम हो गई क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी को लगने लगा कि उसके अनुकूल नहीं होंगे और यह परसेप्शन और मैसेज खुले तौर पर बन चुका है? तो क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी फंडिंग किसी भी रूप में हो उन राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस जीत जाए या बीजेपी हार जाए तो उसको ही रोक दिया जाए? या फिर इस दौर में सत्ता के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अब इलेक्शन कमीशन से जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तो उसको वह रोके कैसे? क्योंकि इस दौर के भीतर का जो एक सच और भी जरा समझने की कोशिश कीजिए, खुद हमारी इकोनॉमी, अगर आप अप्रैल से सितंबर तक की जो तिमाही के आंकड़े आते हैं वो बहुत साफ बताते हैं कि हम इस दौर में हमारे 8 कोर सेक्टर जो हैं, जिसमें कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, वह एक झटके में कम हो गया है। अगस्त के महीने में वो 12.5 था, इस दौर में 8.1 पर आ गया है। और जबकि एक साल पहले भी वो 8.3 था इस दौर में। तो हमारा कोर सेक्टर नीचे राजकोषीय घाटा जो है अप्रैल से सितंबर में 39.3% हो गया, जो होना चाहिए था 35.9%। ये मैसेज क्या है? क्या हमारा रेवेन्यू इस दौर में टैक्स के जरिए कमाई सब शानदार हो रही है? हो रही है। जीएसटी कलेक्शन अपरंपार है, लेकिन जो खर्च है वो बढ़ चुका है। इस देश को चलाने के लिए भी फंडिंग चाहिए, कर्ज चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और जो कर्ज देगा वह उसके एवज में बहुत कुछ चाहेगा। देश के भीतर कॉरपोरेट चाहता है और बाहर वर्ल्ड बैंक चाहता है उनकी नीतियां इस देश में लागू हो जाए, लेकिन सरकार उन्हीं नीतियों को जन कल्याणकारी नीतियों में तब्दील कर अपने हक में वोट लेने की दिशा में बढ़ने से चूकती नहीं है। तो आखिर के 3 बड़े सवाल। क्या वाकई इस देश की जनता को कभी पता नहीं चलेगा कि किस कॉरपोरेट ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी रकम दी? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन से मांग रहा है सूची, वह 2 हफ्ते में आ जाएगी या 2024 का चुनाव बीत जाएगा फिर भी नहीं आएगी? और तीसरा सवाल, क्या वाकई इस देश के भीतर में फंडिंग ही वो अकेला हथियार है जिसके जरिए राजनीतिक सत्ता की सत्ता बनी रहे और बहुत स्टेक कॉरपोरेट का इसीलिए उस सरकार के साथ लग जाता है और वो नहीं चाहती है कि यह सरकार चुनाव हारे, तो दूसरे जगह वो रास्ते बंद कर देती है और उसी सत्ता के साथ खड़ी रहती है जहां पर उसका सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है? क्या यह नेक्सस खुले तौर पर इस देश में काम कर रहा है? जी, कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।